हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इकोलॉजी का एक टॉपिक जो है इक्विलिब्रियम थियरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी बाय मैक आर्थर। तो मैक आर्थर ने ये थियरी दिया था बायोजियोग्राफी आइलैंड थियरी। तो इन्होंने बताया कि स्पीसीज डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन ए आइलैंड, जो भी स्पीसीज डाइवर्सिटी किसी आइलैंड पे प्रेजेंट होती है उसको बैलेंस करने के लिए दो फिनोमेना काम करते हैं। पहला तो है रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, दूसरा है रेट ऑफ कोलोनाइजेशन। तो रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है उसको कहते हैं ई माइग्रेशन और कोलोनाइजेशन को बोलेंगे इम माइग्रेशन। अब जैसे यहाँ पे आइलैंड है और यहाँ मेन कंट्री है, तो हम जो भी चीज़ें यहाँ पे बात करेंगे वो सब कुछ मेन कंट्री के रेफरेंस में बात करेंगे। तो मेन कंट्री से अगर माइग्रेशन होता है आइलैंड की तरफ तो क्या क्या फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है और डिस्टेंस इसमें मेन रोल प्ले करता है। तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले है कि अगर डिस्टेंस बढ़ता है, अगर आइलैंड और मेन कंट्री के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है तो इम माइग्रेशन का रेट कम हो जाएगा। इम माइग्रेशन क्या है कि मेन कंट्री से जो भी माइग्रेट करके आइलैंड पे जाएंगे तो इनका रेट कम हो जाएगा। अगर डिस्टेंस दोनों में बढ़ा तो इसको माइग्रेशन करने में डिफ़िकल्टी होगी, तो इसलिए इम माइग्रेशन का रेट कम हो जाएगा। और नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ अगर बढ़ते हैं, मेन कंट्री में बहुत सारे अगर स्पीसीज़ हैं, जैसे कोई एक ये कंट्री है, इसमें बहुत भरे हुए बहुत सारे स्पीसीज़ हैं बाउंड्री तक, तो क्या होगा, इनको यहाँ से जो बाउंड्री वाले हैं इनको यहाँ से एक्सटेंशन होने में इजी होगा, मतलब यहाँ से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। कुछ भी इन्वायरमेंटल फिनोमेना होगा तो ये सबसे पहले इसको अफेक्ट करेगा अगर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ हैं तो इसलिए नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ ज़्यादा होने की वजह से एक्सटेंशन रेट बढ़ जाता है और इम माइग्रेशन रेट कम हो जाता है। क्योंकि अगर ऑलरेडी यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ ज़्यादा हैं तो वो इम माइग्रेट नहीं कर पाएंगे कहीं और। तो अब देखेंगे नेक्स्ट ये वाले ग्राफ में, इसमें क्या है, ये वाई एक्सिस पे है रेट ऑफ इम माइग्रेशन और एक्स एक्सिस पे है नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ प्रेजेंट, मतलब नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ कितने हैं उसके हिसाब से इम माइग्रेशन कितना हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि ये जो सेंटर वाला ग्राफ है ये रेट ऑफ एक्सटेंशन को बता रहा है, मतलब कि एक्सटेंशन को कैसे बता रहा है। और यहाँ पे ये जो दो हैं, ये जहाँ पे लाइन क्रॉस कर रही है इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम डेंसिटी ऑफ स्पीसीज़। अब ये इक्विलिब्रियम कैसे है कि ये जो नीचे वाली लाइन है ये इसमें समझ लो कि ये स्पीसीज़ 2 है और पहले वाला स्पीसीज़ 1 है। यहाँ पे आइलैंड ये 1 है, ये आइलैंड 2 है। तो जो आइलैंड 1 है वो नियर आइलैंड है। ये कैसे पता चल रहा है, बिकॉज हाई इमाइग्रेशन। अब इमाइग्रेशन जैसे कि देखा कि डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस अगर कम होगा तो इमाइग्रेशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे इमाइग्रेशन ज़्यादा हो रहा है, इमाइग्रेशन ज़्यादा है इसका पहले वाले का एज़ कम्पेयर टू सेकेंड वाला। तो हम अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो इससे पता चलता है कि ये जो पहला वाला है 1 और ये 2, तो पहले वाले की इमाइग्रेशन ज़्यादा है तो ये नियर आइलैंड होगा और इसका इमाइग्रेशन कम है तो ये फार आइलैंड होगा। और इसी तरह नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ देखेंगे तो नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ जैसे यहाँ नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ पहले वाले में ज़्यादा है और दूसरे वाले में कम है। तो जब पहले वाले में ज़्यादा स्पीसीज़ जहाँ पे हैं वहाँ पे इमिग्रेशन रेट हाई देखने को मिल रहा है। जहाँ पे नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ ज़्यादा है वहाँ पे इमिग्रेशन रेट कम देखने को मिल रहा है और जहाँ पे स्पीसीज़ कम है वहाँ इमिग्रेशन रेट हाई देखने को मिल रहा है। आगे देखें, यहाँ क्या है, वही चीज़ है, जहाँ पे एक्सटेंशन ज़्यादा होगा वहाँ स्मॉल आइलैंड है और जहाँ एक्सटेंशन कम होगा वहाँ लार्ज आइलैंड है। एक्सटेंशन ज़्यादा, स्मॉल आइलैंड, ओके। अब एक्सटेंशन डू नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। एक्सटेंशन क्या है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है साइज़ पे।
रेट ऑफ एक्सटिंक्शन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आइलैंड। जितना छोटा साइज़ होगा आइलैंड का उतना ज़्यादा एक्सटेंशन होगा, क्योंकि जब साइज़ ऐसे आइलैंड का अगर छोटा होता है, ये देखें, ये आइलैंड एक 1 है और ये आइलैंड 2 है, तो दूसरे वाला आइलैंड छोटा है, और यहाँ पे अगर स्पीसीज़ ज़्यादा हो गए तो यहाँ पे एक्सटेंशन रेट बढ़ जाएगा, और वही अगर सेम नंबर के स्पीसीज़ इसमें होंगे तो ये सारे के सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, तो इसमें एक्सटेंशन कम होगा। अब ये देखें, स्मॉल आइलैंड हैव ग्रेटर इक्विलिब्रियम पॉइंट। जो छोटा आइलैंड है, जैसे ये 1 वाला छोटा है लेकिन इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट ज़्यादा है, और 2 वाले का इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है, तो ये कम है 2 वाले का। अब हम नेक्स्ट देखेंगे डिस्टर्बेंस हाइपोथेसिस। डिस्टर्बेंस हाइपोथेसिस होती है स्पीसीज डाइवर्सिटी के बेस्ड पे। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो रिचनेस और दूसरा है इवननेस। रिचनेस क्या है कि कितने डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है, और इवननेस है कि उनकी रिलेटिव अबंडेंस कितना, मतलब आपस में उनका अबंडेंस कितना है, कि सारे के सारे अगर सेम नंबर में प्रेजेंट है तो वो इवन ज़्यादा होंगे। तो इस तरह से डिस्टर्बेंस हाइपोथेसिस में 2 चीज़ें इन्वॉल्व हैं। अब लेवल ऑफ डिस्टर्बेंस होगा पर इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी, 2 चीज़ें देखेंगे डिस्टर्बेंस में। तो 3 तरह का लेवल है, लो, मॉडरेट और हाई। अब आगे देखें, अगर डिस्टर्बेंस हाइपोथेसिस का ग्राफ बनाए तो वो एक बेल शेप कर्व बनता है, जिसमें सबसे लोवेस्ट वाला होगा वहाँ पे कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन हो देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस बहुत कम है। स्पीसीज रिचनेस कम होने की वजह से वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन होगा। अब यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस बहुत हाई है, और यहाँ पे भी लो है, गलती से हो गया। अब आगे देखें, वो लोड का वोल्टेरा मॉडल, 2 स्पीसीज कंपटीशन मॉडल। इसमें हम 2 स्पीसीज का कंपटीशन देखेंगे, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, मतलब 2 स्पीसीज के बीच में, ये जैसे स्पीसीज ए है और ये स्पीसीज बी है, इन दोनों के बीच का कंपटीशन बोलेंगे, और सेम रिसोर्स रहेगा, तो इस तरह के कंपटीशन को बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। और ये इस मॉडल को बोलते हैं लोड का वोल्टेरा मॉडल। अब इसमें पहला तो है लॉजिस्टिक ग्रोथ मतलब ये दिया था वर्हॉस्ट-पर्ल इक्वेशन, मतलब इन्होंने एक इक्वेशन दिया था जिसमें लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या इक्वेशन दिया था, इस इक्वेशन को बोलते हैं वर्हॉस्ट-पर्ल इक्वेशन। ये है dn/dt। dn/dt का मतलब होता है ग्रोथ रेट। dn/dt इज इक्वल टू RN ब्रैकेट K - N/K। इस इक्वेशन में dn/dt तो ग्रोथ रेट है, और R क्या है, R है इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। इससे क्वेश्चन आते हैं कि R क्या है इसमें, तो ये इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज है। N है पॉपुलेशन साइज, K है कैरिंग कैपेसिटी तब होता है जब लिमिटेड रिसोर्स हो। ये मैक्सिमम इसकी सस्टेनेबिलिटी होती है पॉपुलेशन साइज़ की। अब देखते हैं ये ग्राफ, इसमें dn/dt है y एक्सिस पे और n है x एक्सिस पे। अब ये जो लास्ट में टच हो रहा है ये k है, मतलब कैरिंग कैपेसिटी, इसकी लिमिट यहाँ तक है। अब यहाँ पे बेल शेप कर्व देखने को मिल रहा है, और ये इनफ्लेक्शन पॉइंट है। इनफ्लेक्शन पॉइंट कहाँ पे होता है, k/2 पे होता है। अब इस वाले कर्व में देखेंगे कि ये यहाँ पे n है और यहाँ पे t है, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि टाइम के रिस्पेक्टिव में क्या ग्राफ मिलेगा, तो ये एस शेप देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे जहाँ पे ये लाइन स्ट्रेट हो जा रही है वो कैरिंग कैपेसिटी है। अब देखते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले कंडीशन है केस 1, व्हेन स्पीसीज 1 ग्रो अलोन। अगर स्पीसीज 1 अकेले ग्रो कर रही है और स्पीसीज 2 है ही नहीं, सिर्फ एक ही स्पीसीज है,
तो कोई भी इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन नहीं होगा। इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन फिर होगा, एक ही स्पीसीज़ है तो आपस में ही कॉम्पीट करेंगे। dn1/dt, dn1 क्यों, क्योंकि स्पीसीज़ 1 की बात कर रहे हैं, तो dn1/dt मतलब ग्रोथ रेट इज इक्वल टू r1n1, इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, इक्वेशन ये होगा r1n1 k1 माइनस n1/k1। अब दूसरा कंडीशन देखेंगे, इसमें स्पीसीज़ ए ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ स्पीसीज़ 2। अब स्पीसीज़ 1 को स्पीसीज़ 2 के प्रेजेंस में अगर ग्रो किया जाए तो यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी इज़ डिटरमाइंड बाय स्पीसीज़ 1, क्योंकि स्पीसीज़ 1 को हम ग्रो कर रहे हैं, जिसको हम ग्रो करते हैं उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे dn1/dt आया है इज इक्वल टू r1n1। वही सेम फार्मूला लगेगा, बस इसमें आगे ये हो जाएगा कि k1 माइनस n1 के बाद माइनस अल्फ़ा 1 2 क्यों 1 के 1 2 ऐसे देखो, इंट्रिंसिक कॉम्पिटिटिव कोएफिशिएंट होता है ये अल्फ़ा, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव कोएफिशिएंट, ये इफेक्ट ऑफ वन मेंबर ऑफ स्पीसीज़ 2 ऑन इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज़ 1। इसका मतलब है कि 2 का इफेक्ट 1 पे क्या पड़ रहा है ये देखेंगे, तो इसलिए 1 2 n2 क्यों, क्योंकि स्पीसीज़ 2 का इफेक्ट देख रहे हैं हम कि 1 पे क्या पड़ रहा है अपॉन k1। इसका इक्वेशन ये फाइनल बन के आएगा dn1/dt इज इक्वल टू r1n1 ब्रैकेट 1 माइनस n1/k1 माइनस अल्फ़ा 1 2 n2/k1। तीसरा है कंडीशन, स्पीसीज़ 2 को अगर ग्रो करेंगे प्रेजेंस ऑफ 1 तो सब कुछ सेम ही रहेगा, बस अब यहाँ पे स्पीसीज़ 2 के रिस्पेक्ट में बात करेंगे और स्पीसीज़ 1 का इफेक्ट देखेंगे स्पीसीज़ 2 पे, तो यहाँ पे बस अल्फ़ा 2 1 हो जाएगा। अब फोर्थ कंडीशन में क्या है, स्पीसीज़ 2 को अगर अकेला ग्रो करें, स्पीसीज़ 1 नहीं है, तो ये फिर से इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन हो जाएगा और यहाँ का फॉर्मूला हो जाएगा dn2/dt इज इक्वल टू r2n2। नेक्स्ट टॉपिक है ज़ीरो आइसोक्लाइन में ग्रोथ रेट 0 हो जाता है। यहाँ पे dn/dt इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ n इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, n कभी भी 0 नहीं होगा, dn/dt इज इक्वल टू 0 होगा। अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 होगा, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन होगा, और अल्फ़ा इज़ लेस देन 1 अगर होगा तो वीक कॉम्पिटिशन होगा। अब आगे देखते हैं ज़ीरो आइसोक्लाइन का। जैसे यहाँ पे स्पीसीज़ 1 लिया है और यहाँ पे लिया है स्पीसीज़ 2 को, तो स्पीसीज़ 1 का अगर ग्राफ बनाए तो ये ऐसे बनेगा। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लेंगे, एक्स एक्सिस पे n1 है, मतलब कि एक्स एक्सिस पे पॉपुलेशन साइज़ लेंगे और स्पीसीज़ 1 की बात करें इसलिए n1 है, और वाई एक्सिस पे n2 लेंगे। अब यहाँ पे लिमिट मतलब कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो k1 यहाँ पे कट कर रहा है जो k1 है, और यहाँ पे जो कट कर रहा है k1 अल्फ़ा 1 2 है। 1 2 मतलब इफेक्ट ऑफ 2/1। सेम ऐसे ही देख रहे हैं तो k2 के लिए यहाँ पे n2 तो वही रहेगा, यहाँ n1 रहेगा और यहाँ k2 आ जाएगा, और ये k2 अल्फ़ा 2 1 है, इफेक्ट ऑफ 1/2। अब कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन एंड कोएग्जिस्टेंस देखेंगे। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन क्या होगा, इसमें एक सर्वाइव करेगा और एक एलिमिनेट हो जाएगा। आइसोक्लाइन डज नॉट क्रॉस, ये आपस में दोनों आइसोक्लाइन होंगे, ये क्रॉस नहीं करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपटीशन की। कंपटीशन में जैसे स्पीसीज़ 1 है और स्पीसीज़ 2 है, दो स्पीसीज़ आपस में एक ही जगह पे है तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होगा। अब इसमें से एक स्पीसीज़ सर्वाइव करेगी और दूसरी स्पीसीज़ एलिमिनेट हो जाएगी। जो स्पीसीज़ स्ट्रॉन्ग होगी वो सर्वाइव करेगी। अब कैसे पता चलेगा कौन सी स्पीसीज़ स्ट्रॉन्ग है, तो इसके लिए जैसे इस ग्राफ में डिस्क्राइब किया है, यहाँ n2 है एज यूजुअल जैसे हमने देखा, और यहाँ n1 है। अब यहाँ पे जो है ये स्पीसीज़ 1 का ये वाला ग्राफ है, मतलब ये वाली लाइन है, स्पीसीज़ 2 की ये वाली है।
स्पीसीज़ 1 का ये K1 यहाँ पे कट कर रहा है, स्पीसीज़ 2 का यहाँ पे K2 कट कर रहा है। अब स्पीसीज़ 2 का यहाँ पे K2 अपॉन अल्फ़ा 2 1 है और ये K1 अपॉन अल्फ़ा 1 2 है। अब देखें तो इससे क्या कंक्लूज़न मिलता है कि K1 अपॉन अल्फ़ा 1 2, ये K1 अपॉन अल्फ़ा 1 2 ग्रेटर दैन है K2 से। ये ग्राफ में पता चल रहा है कि ये ऊपर है और ये नीचे है, मतलब कि K1 अल्फ़ा 1 2 इज़ ग्रेटर दैन K2। अब यहाँ से पता चलेगा कि K1 इज़ ग्रेटर दैन K2 अल्फ़ा 1 2। अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो K1 इज़ ग्रेटर दैन K2 अल्फ़ा 1 2। अब इसको क्या किया है कि इसको इधर ले गए हैं तो इससे ये हुआ है K1 इज़ ग्रेटर दैन K2 अल्फ़ा 1 2। सेम इसमें भी वही किया है, इसको इधर लेके गए हैं तो K1 अल्फ़ा 2 1 इज़ ग्रेटर दैन K2। दोनों में ही K1 ग्रेटर है, K1 ग्रेटर है तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि स्पीसीज़ 1 इज़ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर। स्पीसीज़ 1 स्ट्रॉन्ग है तो ये स्पीसीज़ 1 सर्वाइव करेगी और स्पीसीज़ 2 एलिमिनेट हो जाएगा। और इसका दूसरा एग्जाम्पल देखें तो उसी तरीके से इसमें यहाँ पे K2 इज़ ग्रेटर दैन K1 अल्फ़ा 1 2 और यहाँ पे हो जाएगा K2 अल्फ़ा 2 1 इज़ ग्रेटर दैन K1। तो इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें पता चलेगा कि स्पीसीज़ 2 स्ट्रॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू स्पीसीज़ 1। तो इसमें स्पीसीज़ 2 सर्वाइव करेगी, स्पीसीज़ 1 एलिमिनेट हो जाएगी। को एग्जिस्टेंस देखें, को एग्जिस्टेंस में आइसोक्लाइन आपस में क्रॉस करते हैं। तो ग्राफ ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, अगर ग्राफ हमें देखने को मिले, दो ग्राफ दे दे, एक ग्राफ अगर एक ग्राफ ऐसा हो और यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो और दूसरा ग्राफ ऐसे आपस में क्रॉस कर रहा हो, तो अगर पूछे कि कौन सा को एग्जिस्टेंस का ग्राफ है और कौन सा कंपटीशन का, तो ये साफ साफ जो आइसोक्लाइन आपस में क्रॉस करते हैं ये को एग्जिस्टेंस वाले होते हैं और जो क्रॉस नहीं करते पैरेलल लाइंस होते हैं ये कंपटीशन वाले होते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे मार्क रिकैप्चर मेथड। मार्क रिकैप्चर मेथड दिया था मैकआर्थर ने और इन्होंने क्या बताया था, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन साइज़ कैसे कैलकुलेट करना। अब इसमें है मोबाइल फाइनाइट पॉपुलेशन हमें पता चलती है। इसमें इसको कैसे करते हैं मैंने बताया था। सबसे पहले फर्स्ट सैम्पलिंग क्या करेंगे पहले दिन का, उसमें जैसे ये पर्टिकुलर एरिया में सैम्पलिंग कर रहे हैं और ये साइज़ है पहले दिन का, तो इसमें कुछ रैंडम सैंपल उठाएंगे और उनको मार्क कर देंगे। और इन रैंडम सैंपल को उठा के मार्क करने के बाद हम उसको रिलीज़ कर देंगे उसी एरिया में। अब रिलीज़ करने के बाद क्या होगा, वो वहाँ पे जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थे जिनको मार्क नहीं किया गया था वो उसके साथ जाके मिक्स हो जाएंगे। सेकेंड सैम्पलिंग में क्या करेंगे, जो मार्क्ड वाले और अनमार्क्ड वाले दोनों ही एक एरिया में मिलेंगे हमें। अब उसका सैम्पल साइज़ कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसका फॉर्मूला एक बताया था n, मतलब कि जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन साइज़ है उसका फॉर्मूला होगा कि फर्स्ट सैम्पल साइज़ और सेकंड सैम्पल साइज़ अपॉन दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन मार्क्ड इंडिविजुअल ऑफ सेकंड सैम्पल। जो दूसरा वाला सैम्पल हमने निकाला उसमें कैलकुलेट करेंगे कितने मार्क्ड वाले हैं और कितने अनमार्क्ड वाले हैं। जो मार्क्ड वाले रहेंगे उससे डिवाइड कर देंगे। जिससे समझ लो कि एक पॉपुलेशन है उसमें हमें सबसे पहले सैम्पल साइज़ जो था वो 100 हमने लिया और दूसरे बार हमने 150 लिया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जब दोबारा 150 लिया तो उसमें से 25 मार्क्ड मिले तो 25 से डिवाइड करेंगे तो इससे हमें 600 पॉपुलेशन काउंट पता चल जाएगा।